ओके, कल हमने मूल अधिकार टॉपिक कंप्लीट कर लिया था रिवीजन की इस सीरीज़ में। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि अभी आरएस प्री में मौलिक मूल अधिकारों से सवाल बन चुका है, ईओआरओ में मूल अधिकार से सवाल बन चुका है। तो अब जो नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक उठाया जाएगा एग्ज़ाम में बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वो डीपीएसपी से ज़रूर होगा। तो हम इसके बारीक बारीक सारे पॉइंट्स देख लेते हैं रिवीजन के रूप में। डीपीएसपी की फुल फॉर्म राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाग 4 में शामिल है ये। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। आयरलैंड से ये लिया गया है। न्यायालय की गारंटी के बिना सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता इसके प्रमुख उद्देश्यों में आती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में कल्याणकारी राज्य की लोकनीति, समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप। साथ ही सर आइवर जेनिंग्स ने इस भाग को क्या कहा है, फेबियन समाजवाद। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद अब ये 36 से 51 तक कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में 3 बातें हैं। न्यायालय द्वारा लागू, मतलब ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगी, हस्तक्षेप नहीं होगा न्यायालय का। मूलभूत संविधान में ये माने जाएंगे। राज्य का कर्तव्य इसके अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। 38.2 में 4 प्रकार की असमानताएं, आय, अवसर, प्रतिष्ठा, सुविधा, इसके आधार पर लोगों के साथ भेदभाव या असमानताएं नहीं की जाएगी। 39 इसको 6 भागों में बांटा गया है। 39A में जीविका का अधिकार। 39B में संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण सामूहिक हित में होना चाहिए। सी इको यानी आर्थिक व्यवस्था का संचालन। डी यानी डिवीजन, समान कार्यों के लिए समान वेतन, पुरुष व स्त्रियों के लिए। ई में है कामगारों, बच्चों, विवश नागरिकों के बारे में प्रावधान है। 39F में बच्चों और किशोरों के बारे में प्रावधान है। इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं मिलान चिन्ह के रूप में, तो आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। 39A में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में 3 अधिकार हैं, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की दशाएं न्यायसंगत होनी चाहिए, मानवोचित होनी चाहिए। इसमें खास करके जो प्रसूति सहायता से संबंधित जो तथ्य हैं वो इसी आर्टिकल में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन अवकाश, गाँवों में कुटीर उद्योग सहकारी आधारों पर होने चाहिए, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। 43A इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्रबंध में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। 43B में सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा व देखरेख का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 46 में SC ST व अदर वीकर सेक्शन हेतु प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर अच्छा होना चाहिए, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, शराबबंदी आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन, गोहत्या पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण, वन व वन्य जीव इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 49 में स्मारकों और स्थलों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। अब देखो इन आर्टिकलों के अलावा और कहाँ पे मूल कर्तव्य डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 335, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351। आर्टिकल 335 में SC ST अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में हमें क्या मतलब उदारता बरतनी चाहिए उसके बारे में है। 350 में मातृभाषा के लिए पर्याप्त व्यवस्था किस प्रकार की जाए उसके बारे में उल्लेख है। 351 में हिंदी भाषा का प्रसार उचित मात्रा में हो देश में, इसके ऊपर काम किया गया है। एग्ज़ाम में इनमें से कोई 4 आर्टिकल देखे उनमें क्या लिखा हुआ है ये सीधा पूछा जाता है, तो इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, इसी सीक्वेंस में याद रखें। जो 40 ग्राम पंचायत, 41 में 3 अधिकार, 42 में काम की दशाएं, 43 में निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन अवकाश, गाँव, कुटीर उद्योग सहकारी आधार, उदारवादी है ये वाले आर्टिकल। 43 40B कब कब शामिल किए गए ये हमें ध्यान रखना है। 44 समान नागरिक
संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा व देखरेख का प्रावधान। 46 में SC ST व अदर वीकर सेक्शन हेतु प्रावधान। 47 में पोषाहार स्तर अच्छा होना चाहिए, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, शराबबंदी। 48 में कृषि पशुपालन गोहत्या पर रोक। 48A में पर्यावरण व वन्यजीव 42 1976। 49 में स्मारकों और स्थलों का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 86वां और 97वां। 42वां 39F, 39A, 43A, 48A। अब ये आर्टिकल मैंने पीछे डिफाइन कर दिए हैं। आपको क्या पता रखना है कि ये चारों आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था, तब शामिल किया गया। फिर है 1978 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कौन सा DPSP जोड़ा गया था? 38(2). इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में जरूर बनेंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें क्या लिखा हुआ है, और मैंने पिछली अभी क्लास में भी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, अनुच्छेद 45। 6 से 14 वर्ष की आयु थी पहले, उसको घटा के 6 वर्ष की आयु बच्चे के लिए निहित कर दी। 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ, 43B को शामिल किया गया। 3 स्थानों पर सहकारी समिति, भाग 1, भाग 4 और भाग 9B। भाग 1 में 19(1)C आर्टिकल सहकारी समितियों की बात करता है। भाग 4 में 43B आर्टिकल सहकारी समितियों की बात करता है। भाग 9B भी सहकारी समिति से संबंधित बातें करता है। तो हमें इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। भले ही मैंने इसे फैक्चुअल बना दिया है, लेकिन आपको इसको कॉन्सेप्चुअल भी याद करके रखना है, क्योंकि फैक्चुअल जल्दी याद रहता है, इसलिए मैंने उसको फैक्चुअल फैक्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये ध्यान रखो कि जो DPSP हैं हमारे, उनको 3 भागों में बांटो आप: उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। उदारवाद में अनुच्छेद 50, 51, 44, 49, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको सब पता है। 50 में पृथक करने की बात कही गई है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति। 44 में CVV समान नागरिक संहिता, और 49 में आपके जो स्मारकों और स्थलों का संरक्षण। तो ये उदारवादी की नीति अपनाता है। समाजवाद में जैसे 38A, जो 38(2) है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 4 प्रकार की असमानताओं से आपकी रक्षा करता है। 39A में क्या लिखा हुआ है? जीविका का अधिकार, जो कि समाजवाद की बात करता है। 41 में है आपका 3 अधिकार: काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? ये कहता है काम की दशा न्यायसंगत और मानवोचित होनी चाहिए। 45 क्या कहता है? 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और शिक्षा की देखरेख का प्रावधान करता है। 43A प्रबंध में कामगारों की भागीदारी की भूमिका को निभाता है। 43B क्या है? सहकारी समितियों का उल्लेख करता है। गांधीवादी जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 40, 43, 47, 48। इनमें क्या क्या लिखा हुआ है? 40 में ग्राम पंचायत। 43 में आपके निर्वाह, अच्छा जीवन अवकाश, गाँव में कुटीर उद्योग सहकारी आधारों पर होने चाहिए। 47 में आपकी पोषाहार स्तर अच्छा होना चाहिए, लोक स्वास्थ्य, शराबबंदी, जीवन स्तर के बारे में बात करता है। 48 कृषि पशुपालन और गोहत्या पर रोक लगाने की बात करता है। तो हमें अब ये देखो, ये मैंने आर्टिकल लिख दिया, आप चाहो तो पॉज करके पीछे क्लास चला के आप देख सकते हो कि मैंने इनको डिफाइन किया हुआ है। फिर आप मूल अधिकार और DPSP में अंतर देखिए। लोकतंत्र की स्थापना, न्यायालय की गारंटी, आपातकाल में इसका निलंबन हो जाता है, विधायिक और कार्यपालिका पर बंधन आरोपित किए जाते हैं। DPSP में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की जाती है, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है और निलंबन इसका नहीं किया जाता किसी भी स्थिति में, और विधायिका और कार्यपालिका पर बंधन आरोपित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये कर्तव्य है। DPSP क्या है? आपके राज्य के कर्तव्य, कि राज्य हर परिस्थिति में कैसी कैसी भूमिका निभाएगा जनता के हित के लिए। मूल अधिकार लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर, देश में आह्वान किए जाने पर, इन पे कुछ समय के लिए प्रतिबंध, निलंबन भी करने का जो नियम बनाए गए हैं। तो अभी इससे जुड़े हुए कुछ वाद विवाद न्यायालय में पेश किए गए थे, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो मैं DPSP के आपको कुछ वाद विवाद बताती हूँ जो न्यायालय में पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। चंपाकम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है चंपाकम मामले में? कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल राइट को उनसे ऊपर रखा गया। मतलब DPSP और फंडामेंटल राइट में से ऊपर कौन है? फंडामेंटल राइट्स को अधिकारिता दी जाएगी। जब भी कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा जाएगा। 25वां संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ? DPSP 31C को जोड़ा गया।
अब क्या हुआ कि 1973 में फिर केशवानंद के बनाम केरल राज्य का जो विवाद उठा था, उसमें क्या बोला कि जो डीपीएसपी है ना, इसे संवैधानिक बताया गया, भाई संविधान का एक अभिन्न अंग है डीपीएसपी। लेकिन फिर आया मिनर्वा मिल्स का विवाद। वो बोलता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक है, और इसे डीपीएसपी को असंवैधानिक बताया। ये कोई संवैधानिक नहीं है, इसे कानून के तहत बनाया गया है, और जो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो 80 वाले में जो केशवानंद केस में तो बताया कि संवैधानिक, और 80 मिनर्वा मिल्स केस में असंवैधानिक घोषित किया गया। डीपीएसपी का महत्व देख लेते हैं। लोक नीति का संवैधानिक होना, बुनियादी ढांचे का हिस्सा होना, संविधान संशोधन करते समय नीति निर्देशक तत्वों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये थे वाद विवाद वाले नियम, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। डीपीएसपी वाला टॉपिक छोटा सा था, तो अब एक छोटा सा टॉपिक और लिया है मैंने, मूल कर्तव्य, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर इसको भाग 4A में जोड़ा गया। इसका उल्लेख 51A से कैपिटल ए से स्मॉल ए से लेकर 51 स्मॉल कैपिटल ए से लेकर स्मॉल के तक है। यानी कि मुख्य 11 थे, बाद में फिर संशोधन करके कुछ और भी कर्तव्य जोड़े गए थे, वो अभी हम देख लेंगे। 3 स्रोत, एक तो रूस के संविधान से लिया गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक धारा 29A के तहत इसमें जो तथ्यों को ये प्रभावित करता है। भारतीय परंपरा में धर्म की अवधारणा में से ये निहित है। भारतीय संविधान के अन्य भागों में कर्तव्य, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल की जो है उसमें भी मूल कर्तव्य की झलक दिखाई देती है। एक तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 33। राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति से संबंधित कर्तव्य इसमें शामिल है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करने का कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का कर्तव्य, देश की रक्षा करने का कर्तव्य, राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, समरसता और भाईचारा बनाने का कर्तव्य, स्त्रियों के सम्मान का कर्तव्य, संस्कृति की रक्षा का कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का कर्तव्य, मानववाद के विकास का कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुनिश्चित रखने का कर्तव्य, हिंसा से दूर रहने का कर्तव्य, व्यक्तिगत, सामूहिक और उत्कृष्टता हासिल करने का कर्तव्य। फिर लास्ट है 16वां, माता पिता और संरक्षकों को अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य। ये हमें जरूर याद रखना है। शिक्षा से रिलेटेड पॉइंट तो हमें याद रखना ही है। मूल कर्तव्यों के अनुपालन, JS वर्मा समिति सुझाव, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और से संबंधित मूल कर्तव्यों का पालन, राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक अधिनियम 1971 तथा नाम अनुचित उपयोग अधिनियम 1950 के द्वारा लागू किया जा सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक ओवरव्यू देखना पड़ेगा इसका। धर्म और भाषा आधारित भेदभाव से ऊपर उठने के कर्तव्य को भारतीय दंड संहिता 115 के तहत लागू किया जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कुछ धाराओं का इस्तेमाल मूल कर्तव्य को लागू करने के मामले में भी किया जा सकता है। अब आपको जो याद रखने की बात है वो ये रखना है कि मूल कर्तव्य में पश्चिमी और भारतीय झलक कैसे दिखाई देती है। देखो, दोनों तत्वों का समावेश है। अहिंसा परमो धर्म की बात अगर आती है तो वो भारतीय धर्मों से प्रभावित है हमारा मूल कर्तव्य। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य में, तो वो पश्चिमी धारणा की झलक को प्रस्तुत करता है। तो बात इतनी सी है कि डीपीएसपी और जो मूल कर्तव्य है अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है। इसको अगर आपको बिल्कुल 100% कंटेंट को, मतलब कि इसमें से एक क्वेश्चन जो आएगा वो ख़राब ना हो, गलत ना हो हमारा, तो इसके लिए आपको 50 से 60 MCQs के लगा लेने चाहिए। मैं तो यही सजेशन दूंगी, और मैं भी यही करने वाली हूँ इस टॉपिक से, ताकि मेरे को ही बार बार में टॉपिक देखना ना पड़े। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो हम इन छोटे टॉपिकों को स्किप कर सकते हैं, इसलिए बहुत छोटे टॉपिक है। आप इनमें फैक्ट्स ज़्यादा याद रखें। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहें। होप सो आपको ये टॉपिक आज का कंप्लीट अपना हो गया और समझ आ गया होगा। रिवीजन हमने इसका कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।